नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है और इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और ये भी सब बहुत ही सरल, आसान और सुगम भाषा में, ताकि हर व्यक्ति इसको आसानी से समझ सके। तो इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल का अध्ययन करने का अनुरोध हमें MS यादव साहब ने किया है और कंपनी का नाम है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे ये प्रयास अगर आपको पसंद आते हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। तो देखिए, ये जो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट या PGEL जो कंपनी है, इसमें पहले समझ लेते हैं ये PG क्या है। तो ये बेसिकली जो PG ग्रुप है वो प्रमोद गुप्ता साहब ने स्टार्ट किया। तो उनके जो नाम के इनिशियल्स हैं P और G, तो वो वहाँ से ये PG इलेक्ट्रोप्लास्ट करके इस कंपनी का नाम पड़ा या इस ग्रुप का नाम पड़ा। और ये जो कंपनी है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इस ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। अब ये फ्लैगशिप कंपनी का मतलब ये इसकी मेन कंपनी है, ठीक है। अब ये करती क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री में है ये। अब ये चीज़ क्या होती है? देखिए, मोटा अगर बहुत सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो ये बेसिकली ये ठेकेदार कंपनी है। अब ठेकेदार कंपनी क्या? जैसे मान लीजिए आप एक ब्रांड है, आप LG हैं। अब LG मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाता है, ये समझ लीजिए LG एक वॉशिंग मशीन बनाता है। अब LG जो है ना, वो आपको ये कह देता है कि भाई जैसे मैं है ना, मैं आपको ये दे देता हूँ मेरी डिज़ाइन वगैरह, और आप जो है ना, आप ये मेरे को मशीन पूरी बना के दे दो और मैं उसको मार्केट कर दूँगा। अब आप ये पूछेंगे कि भाई LG ऐसा क्यों कहेगा और वो खुद क्यों नहीं बनाएगा? तो देखिए क्या होता है, जब भी इकोनॉमी में विस्तार होता है तो नए नए ट्रेंड्स चलते हैं। तो आजकल क्या है, एक आउटसोर्सिंग का ट्रेंड चल गया है, और आउटसोर्सिंग का जो ट्रेंड है ना, इसका जो बेसिस है वो ये है कि स्पेशलाइजेशन। अब ये स्पेशलाइजेशन से क्या फ़ायदा होता है ये भी हम समझेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है। तो देखिए, अगर आपने हमारा अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था सेजिलिटी पे, तो सेजिलिटी जो है ना, वो हॉस्पिटल्स को जो है ना सपोर्ट सिस्टम या सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो बिजनेस प्रोसेसेस मैनेजमेंट में उसको हेल्प करती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हॉस्पिटल वाला क्या कहता है कि भाई या कोई डॉक्टर है सपोजिंग हॉस्पिटल में, वो ये कहता है मेरा जो मेन काम है ना, मेरा काम है मरीज़ को जल्दी से जल्दी अच्छा करके और उसको अपने घर भेज देना। मेरा काम ये थोड़ी है कि मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन करता रहूँगी, इसकी कितनी बीमारी है, क्या है क्या नहीं है, दवाइयाँ लिखता रहूँ, उसकी प्रेस्क्रिप्शन पे साइन करता रहूँ, या हॉस्पिटल के जो HR है, कौन सा डॉक्टर आया, कौन सा डॉक्टर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काम या जो मेरा कोर काम नहीं है वो मैं ये क्यों करूँ, मैं ऐसा काम क्यों करूँ कि अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग मैं ही करूँ। तो वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरी कंपनी को एक ठेका दे देते हैं कि भैया तू ये जो रूटीन के डेली रूटीन के काम है ना, जिसमें कोर मेरा काम नहीं है, जो मरीज़ को देख के उसकी बीमारी का पता लगाना और उसको दवाई देना, वो जो काम है ना, मैं खाली उस पर फोकस करूं, क्योंकि मेरा उससे ही सबसे ज़्यादा पैसा बनने वाला है और मेरे टाइम और एनर्जी वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। एक और वीडियो जैसे हमने बनाया था वो इंडिजीन पे बनाया था। इंडिजीन जो है ना, वो उसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है वो भी। वो क्या करती है, वो बायो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है ना, वो उनके लिए अदर देन कोर वर्क ऑफ डिस्कवरी ऑफ ड्रग करती है। भाई जैसे ड्रग की अपन डिस्कवरी करते हैं ना, उसमें कई स्टेप्स होते हैं कि वहाँ से अप्रूवल भी लेना पड़ता है, बहुत सारा उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, आपने ये कैसे कैसे किस स्टेप से ये दवाई बनाई, उससे फिर आपको वो टेस्टिंग करनी पड़ती है, पहले जानवरों पे करनी पड़ती है, फिर आदमियों के लिए करनी पड़ती है। तो दवाई बनाने वाली कंपनी जो है ना, वो ये कहती है भाई ये मेरा काम थोड़ी है कि मैं आदमियों की टेस्टिंग करता रहूँ और ये आदमियों पर उसकी टेस्टिंग करता रहूँ। मेरा काम डिस्कवरी है, उस पे मैं फोकस करूँगा तो सबसे ज़्यादा पैसा मेरा बनेगा। तो
और बाकी जो काम है ना मैं आउटसोर्स कर देता हूँ, तो वो इंडिजीन जैसी कंपनीज जो है ना वो बायोफार्मा कंपनीज के आउटसोर्सिंग का काम करती है। बायोफार्मा कंपनीज जो होती है ना उनके लिए जो बाकी एंसिलरी काम है अदर देन मेन वर्क है ना वो। अब यहाँ पर ये स्पेशलाइजेशन की बात हो गई, और स्पेशलाइजेशन का कारण आप समझ गए, वो ये कहते हैं मेरा जो टाइम एंड एनर्जी, जो भी स्पेशलाइज करता है वो ये कहता है मेरा जो टाइम और एनर्जी है ना वो मेरा जाना चाहिए किस बात में, मेरा कोर काम में, मेरा मेन काम में, ताकि मैं उसमें एक्सपर्ट बनूं और उसी एक्सपर्टाइज से मेरे को ज़्यादा पैसा आने वाला है। अब बात रही यहाँ पर ये जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में आखिर ये क्या काम करते हैं, तो देखिए होता ये है कि जो एलजी टाइप की कंपनीज है ना वो ये कहती हैं कि ये बात ये है कि मेरा तो जो ब्रांड है ना ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, मैं मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो बेचने में और मार्केट करने में एक्सपर्ट हूँ। तो मैं मेरा फोकस जो है ना मैं मेरा फोकस करूँगा इस बात पे कि कोई मेरा प्रोडक्ट तो किसी से भी बनवा लूँगा और मेरा ठप्पा लगा दूंगा और उसको बना के मार्केट में बेच दूंगा, क्योंकि मार्केटिंग वाला जो एस्पेक्ट है वहीं से मेरा पैसा आता है। ठीक है, तो ये जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट टाइप की कंपनीज हैं ये क्या है, एलजी जैसी कंपनीज के लिए ओईएम और ओडीएम का काम करती हैं। अब ओईएम और ओडीएम क्या हुआ, तो ये ओईएम हुआ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और जो ओडीएम क्या हुआ, ओरिजिनल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरर। अब इन दोनों का अंतर समझ लेते हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में तो क्या होता है कि जो कंपनी है यानी एलजी है फॉर एग्जांपल, वो इनको डिज़ाइन दे देता है, खुद की डिज़ाइन, और वो ये कहता है देखो इस तरह की, फॉर एग्जांपल जैसे वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन देखो इस तरह की डिज़ाइन वाली वॉशिंग मशीन, इस तरह का बटन यहाँ होना चाहिए, इस तरह से डिस्प्ले पैनल वहाँ यहाँ होना चाहिए, इस तरीके की शेप होना चाहिए, इस तरह का इसका कलर होना चाहिए। तो इस तरह से जो डिज़ाइन करके वो डिज़ाइन पकड़ा देता है इस तरह के जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट टाइप की कंपनीज को, और फिर वो क्या करते हैं उस डिज़ाइन के ऊपर मैन्युफैक्चर करके इनको दे देती हैं। एलजी वाला लेता है उसको ठप्पा लगाता है और मार्केट में बेच देता है, इनको मैन्युफैक्चरिंग का पैसा मिल जाता है। ठीक है, अब एक हुआ ODM, तो OEM किसको बोलेंगे, OEM का मतलब ये कि ये जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है ना ये OEM है किसका, LG का। अब ODM क्या हुआ, अब ODM में ये हुआ कि साहब जो ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है ना उसमें ये जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट टाइप की कंपनी है ये उसको LG को ये कहेगी यार तू क्यों दिमाग लगाता है यार, तेरे लिए मैं डिज़ाइन भी कर दूंगा, जो प्रोडक्ट है ना फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन में तेरे को डिज़ाइन भी कर दूंगा और डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर कर दूंगा। मैन्युफैक्चर करने के बाद तू तो बस ठप्पा लगाना, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे तेरे हिसाब से या तेरे कॉम्पिटिटर के हिसाब से, ताकि वो डिफरेंशिएशन रहे उसमें कि तेरे और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में, और तू यहाँ से ले जाके ठप्पा लगा के बेच देना। ठीक है, अब LG मान लीजिए इस बात पे राज़ी हो जाता है, तो यहाँ पर ODM जो है ना ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर, वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ODM का काम कर रहा है। OEM में क्या हुआ, डिज़ाइन किसका था, डिज़ाइन LG वाले का था और खाली जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने मैन्युफैक्चरिंग की थी। ठीक है, तो ये बेसिकली ODM और OEM में अंतर हुआ। अब क्या हुआ कि ODM में क्या होता है, फ़ायदा ज़्यादा है किसको, दोनों को। वो कैसे, देखिए डिज़ाइन अगर मैंने बनाई यानी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने डिज़ाइन बनाई तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है ना उस डिज़ाइन के साथ जो इक्विपमेंट या जो मशीनरी है वो उस जो मेरी डिज़ाइन के हिसाब से मैं तैयार कर लूँगा। ठीक है, डिज़ाइन मेरी हुई। अब मैं क्या करूँगा, LG के अलावा मान लीजिए वर्लपूल आ गया तो वर्लपूल को भी मैं कह दूँगा देख ले भाई ये डिज़ाइन है मेरी, अब तेरे को लेना है क्या। ठीक है, अगर लेना है तो तू तेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज और कर दूंगा, क्योंकि LG वाला जो लेके गया है उसकी इस तरह की डिज़ाइन थी, वो बताते नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल की कह रहा हूँ कि भाई तुम कस्टमाइज़ कर लो, थोड़ी बहुत चेंज जिसमें करना है वो कर लो। ठीक है, तो वो मान लीजिए वर्लपूल वाला राजी हो जाता है तो वर्लपूल को भी उसी मशीनरी पे बना के ये दे देते हैं। अब मशीनरी का मतलब ये हुआ कि अगर आपको LG वाला अपनी डिज़ाइन देगा तो उस हिसाब की मशीनरी आपको सेटअप करनी पड़ेगी। अगर आपने डिज़ाइन बनाई है यानी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने डिज़ाइन बनाई है तो वो उसी मशीनरी पर बहुत सारी कंपनीज़ के लिए काम कर देगा, तो वो सस्ता बेचेगा। जब इनको सस्ता बेचेगा तो कंपनीज़ के लिए सस्ता पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी OEM का काम इनसे करवाती है और कौन सी कंपनी ODM का काम इनसे करवाती है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी।
ठीक है। अगर ओडीएम अगर आदमी हो गया, यानी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट किसी कंपनी का के लिए ओडीएम हो गया, यानी डिज़ाइन भी वो करता है, तो मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है और वो डिज़ाइन मान लीजिए कंपनी को पसंद आ गई, जैसे एलजी को पसंद आ गई, तो फटाफट रेडी हो जाता है वो। लेकिन अगर एलजी ने खुद का डिज़ाइन दिया तो ऑफ कोर्स उसको मार्केट में लाने में टाइम लगेगा, क्योंकि उस हिसाब से मशीनरी इनको सेटअप करनी पड़ेगी, किनको, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वालों के। तो ये ओडीएम और ओईएम बेसिकली ये ठेकेदार हैं, और ये जितनी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, है ना, कुछ लिमिटेड, मतलब सारे नहीं, तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं वो ये डिफरेंट कंपनीज के लिए बनाते हैं। तो ये संक्षेप में ये बिजनेस मॉडल इनका है। इसके अलावा ये प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग भी करते हैं। वो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग क्या हुई, तो देखिए प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स आते हैं, ठीक है। प्लास्टिक का मतलब वो नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, आप ये समझ लें। आप जो है एक सिंपल ये समझ लीजिए, आपको मान लीजिए सूटकेस बनाना, या ब्रीफ केस वगैरह जो वीआईपी टाइप के होते हैं ना, वो तो उसका एक मोल्ड होता है, सांचा, ठीक है। उसमें आप गरम गरम प्लास्टिक जो है ना, वो आप समझ लीजिए इंजेक्शन टाइप से इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो जो मोल्ड में वो भर जाता है, जहाँ खाली रहता है वो खाली रह जाता है, और जहाँ चारों तरफ की सतह होती है उसमें वो ब्रीफ केस या सूट केस टाइप का शेप ले लेता है, हार्ड वाली, ठीक है, उसका शेप ले लेता है, उसको निकाल लेते हैं। तो ये जो जैसे वॉशिंग मशीन के खोल हुए, जो बाहर का खोल हुआ, अंदर का मोटर वगैरह नहीं, या रेफ्रिजरेटर के खोल हुए, वो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग से बनते हैं। तो ये सारे काम भी ये करते हैं। तो बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है, ये दूसरों के लिए बनाती है। तो ये मैं एक बार फिर बता दूं कि ये इनका बिजनेस मॉडल। अब ये बनाते क्या क्या हैं, तो देखिए ये एयर कंडीशनर बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, एलईडी टीवी बनाते हैं, एयर कूलर बनाते हैं, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाते हैं, बाथरूम फिटिंग्स भी बनाते हैं, ठीक है, नल वगैरह जो हुआ वो अच्छे शेप वाले, ठीक है। फिर और भी कई जैसे ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं, ये भी ये सब लोग बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को, ये जितनी भी चीज़ें, इनको इन्होंने ब्रॉडली 3 बिजनेस सेगमेंट में कैटेगराइज कर रखा है। और अब अपन को अब क्या है कि वो जो 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं ना, इनको अब उनको समझना है। तो देखिए ये जो इसके 3 बिजनेस सेगमेंट हैं, उनमें से एक है वो, उसको ये बोलते हैं प्रोडक्ट्स। इसमें वॉशिंग मशीन, एयर कूलर और एयर कंडीशनर, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये जो कंप्लीट प्रोडक्ट बना के देते हैं। तो इनसे इनका जो रेवेन्यू है ना, वो 72.4 आता है। तो आप 4% आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी इनका फोकस है ना, वो इन एसी, वॉशिंग मशीन और एयर कूलर्स के ऊपर है, ठीक है। फिर प्लास्टिक मोल्डिंग जो है, उसमें जैसे मैंने बताया आपको, वो खोखे टाइप की जो चीज़ तैयार करते हैं ये, तो वो उसमें ये सैनिटरी वेयर, जैसे मान लीजिए आपका सिस्टर्न होता है पीछे, जो यूरोपियन टॉयलेट होता है उसके पीछे जो सिस्टर्न होता है, इस तरह की चीज़ें ये बनाते हैं। फिर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बना, जैसे अपनी आजकल जो टंकियाँ आती हैं गाड़ियों में, कारों में, वो प्लास्टिक की आती है, तो वो भी इसी तरीके से बनती हैं। फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी के कैबिनेट्स हुए, मोबाइल के खोखे हुए, ये इस तरीके सारी चीज़ें। फिर इसके अलावा ये कंप्लीट टीवी और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, पीसीबी जो होते हैं ना, सर्किट जो होती है किसी भी चीज़ की, चिप जो बोलते हैं, वो भी ये बनाते हैं। तो ये जो प्लास्टिक मोल्डिंग वाली जो इनका सेगमेंट था, उससे इनको 20.22% रेवेन्यू आता है। और जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, उससे इनको 7.1% रेवेन्यू आता है। और FY25 में, यानी इस साल, इनका 4870 करोड़ रेवेन्यू था, 4870 करोड़ रेवेन्यू, जो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप देख लेते हैं कि इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। तो जो आप ये समझ लीजिए इंडस्ट्री में हुज हु, यानी कि कौन सा ऐसा बड़ा मैन्युफैक्चरर नहीं है या बड़ा मार्केटर नहीं है, ठीक है, जो बड़ा नाम नहीं है कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री में, जो इनका क्लाइंट नहीं है। तो कुछ क्लाइंट्स का नाम मैं बताता हूँ। एसर, जैसे वो जिसका मोबाइल वगैरह और लैपटॉप वगैरह आते हैं। फिर बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, वर्लपूल है, वोल्टास है, एलजी है, हेवल्स है, गोदरेज, और बहुत सारे और भी बहुत सारे जो कंपनीज है वो इनसे माल बनवाती हैं। अब देखिए क्या है कि ये जो इनका जो रेवेन्यू है ना, वो जो 2025 का है, ये पिछले साल के कंपैरिजन में 77.3% बढ़ा है, ठीक है, बहुत अच्छी ग्रोथ है इनकी। और जिसमें से एसी का जो बिज़नेस है ना, वो 128.5% बढ़ा है, और वॉशिंग मशीन के जो बिज़नेस है ना, वो 43.1% बढ़ा है। यानी रेवेन्यू जो है ना,
एसी और वॉशिंग मशीन से ये 128.5% और 43.1% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, तो अच्छी ग्रोथ। और जैसे मैंने कहा, इनका जो पूरा फोकस है ना, ये 72.4% जो इनके प्रोडक्ट कैटेगरी से आता है, यानी कि जो एसी, वॉशिंग मशीन और एयर कूलर है ना, इन पर इनका एक्सट्रीम फोकस है। और ये सब चीज़ें देखिए, जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदल रही है, जैसे जैसे हमारे जो तेज़ी से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों की जो है एक्सपेंडिचर की या जो आपकी जो पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तनख्वाहें बढ़ रही है, जैसे जैसे समृद्धि देश में आ रही है, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रही है, वैसे वैसे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, स्पेशली एसी, वॉशिंग मशीन और कूलर की डिमांड बढ़ती जा रही है। और इसी डिमांड पर ये जो है ना कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की कंपनीज। अब बात करते हैं कि इनके गाइडेंस की, और वो गाइडेंस जो है ना, वो आपको सुनने लायक गाइडेंस है। अगर ये इस चीज़ को पूरा कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इन्होंने गाइडेंस क्या दिया है कि अगले साल, यानी FY26 में, FY25 अभी मार्च में ख़त्म हुआ है, तो FY26 में इनका जो रेवेन्यू है ना, वो 30.3% एटलीस्ट बढ़ेगा, एटलीस्ट। और वो बढ़कर 6345 यानी 6345 करोड़ हो जाने की संभावना, इनको आशा है। इसके बाद जो प्रॉफिट है वो 39.2% बढ़ जाएगा और वो करीब करीब 405 करोड़ हो जाएगा। ग्रोथ इन प्रोडक्ट सेगमेंट, यानी कि जो हमने बताया, जो एसी, वॉशिंग मशीन और कूलर जो इनका मेन सेगमेंट है, उसमें 35% की रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने की इनको उम्मीद है। और इस साल के लिए, FY26 के लिए, ये 800 से 900 करोड़ का जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, जो ये नए प्लांट वगैरह कुछ लगाएंगे इन प्रोडक्ट कैटेगरी इनकी है उसमें नया सामान बनाने के लिए। अब बात करते हैं कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 21,400 करोड़ से 21,400 करोड़ है। डेट टू इक्विटी जो है वो हर 100 रुपये पे 14% है, या हर 100 रुपये पे 14 रुपये है। ROE 15% है, रीजनेबल ROE है। PE जो है वो 74% है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हालांकि 3 साल में इनकी सेल 64% बढ़ी और 3 साल का प्रॉफिट इनका 100% बढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 पॉइंटर बता देता हूँ जो इसमें कमियाँ मुझे लगी इनके नंबर्स में। पहली चीज़, 290 करोड़ के आसपास का इनका पूरा साल का FY25 का प्रॉफिट था, लेकिन जो है ना, इनमें से 429 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो हैं वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, ये उधार पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब वैसे तो जितने भी इनके क्लाइंट्स हैं वो रेपुटेड क्लाइंट्स हैं और डिफ़ॉल्ट करने का या पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ ये दिखाता है कि आप ऑर्डर लेने में कितने उत्सुक हैं और कितनी देर से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जैसे आप ये काम करते हैं तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। भाई आपके पास टाइम से, जैसे मान लीजिए उधार में आपने काम किया और मान लीजिए आपके 2 महीने में पैसा आया, 3 महीने में पैसा आया, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उस ड्यूरेशन के लिए आपको जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसके लिए तो आपको माल बना के रखना ही पड़ेगा ना, वो माल तो कंटिन्यूसली बन रहा है ना। तो इसलिए एक चीज़ तो ये है कि FY25 में इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है और 290 करोड़ के प्रॉफिट के अगेंस्ट में 429 करोड़ रिसीवेबल है। वैसे इसको नेगेटिव बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कंसीडर करता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है ना, ये जो चल रहा है आजकल का दौर, इसमें आउटसोर्सिंग एक कॉमन फिनोमिना है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हाई कॉम्पिटिशन को दर्शाती है। फिर क्या है, बहुत सारे लार्ज प्लेयर्स जो है ना वो उसमें एंटर कर गए। तो हालांकि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो सर्विसेज की जो सेगमेंट की ग्रोथ है, इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्या है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे इनके मार्जिन्स पर प्रॉफिटेबिलिटी डेंट आने के चांसेस होते हैं। और एक और जो चीज़ मैंने देखी वो ये देखी कि इनके प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना वो लगातार कम हो रही है। हालांकि FII और DII की होल्डिंग जो है ना मार्जिनली बढ़ी है, तो 49.37% तो प्रमोटर की होल्डिंग है, FII की जो होल्डिंग है वो 10.45% है, मार्जिनली बढ़ी है। DII की होल्डिंग जो है 16.37%, वो भी मार्जिनली बढ़ी है। और पब्लिक के पास होल्डिंग 23.8% है, वो मार्जिनली घटी क्योंकि FII और DII ने इनकी दोनों की होल्डिंग बढ़ी है। तो अगर मैं इन टोटल समरी में कहूँ तो देखिए,
इसका पी 74 का है। अब ये 74 का पी है और इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो प्रमोटर की होल्डिंग भी कम हो रही है, तो ये कंपटीशन बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आवश्यक है। 5-6 चीज़ों को अगर आप इनको देख लेना तो आपको ये जो शेयर है हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में है, आपको नीचे के लेवल में पकड़ना है अगर आप इसमें से पैसा बनाना चाहते हैं। तो अगर आप इसमें जल्दबाजी में घुसेंगे तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है इसमें, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है ना, ये गाइडेंस वगैरह हैं, ये ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूडेड हैं। तो कभी ऐसा लगे मार्केट गिरे और आपको ऐसा लगे कि एक रीजनेबल लेवल पे ये आ गया है, तो देखने लायक शेयर है, अच्छा शेयर है, चलेगी। ये थीम अभी चलेगी कम से कम 4-5 साल, मैं समझता हूँ ये चलेगी, क्योंकि इनके पास PLI का बेनिफिट भी है, जो सरकार का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है ना, वाइट गुड्स में, तो वो जो बेनिफिट है वो भी इनके पास है। तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके इस बारे में विचार कर सकते हैं। मेरी इस शेयर को खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।